नमस्कार बच्चों, कक्षा 11वीं हिंदी आधार की पूरक पाठ्य पुस्तक वितान भाग 1 के पहले पाठ भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर को हम पढ़ने के लिए प्रस्तुत हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यह पाठ कुमार गंधर्व जी ने लिखा है। इनका भी संबंध संगीत के क्षेत्र से है और इनका जो पूरा नाम था सिद्धिराम कोमकाली था। 1977 में इनको पद्म भूषण मिला था। 1924 में इनका जन्म, 1992 में इनकी मृत्यु, और ये शास्त्रीय गायक थे। इन्होंने ये बताया है कि ये लता मंगेशकर से क्यों ज़्यादा प्रभावित थे। तो इस पाठ में कुमार गंधर्व जी लता मंगेशकर जी के बारे में बता रहे हैं कि वो भारतीय गायकों में बेजोड़ हैं। बेजोड़ मतलब उनका कोई जोड़ नहीं है, कोई सानी नहीं है, वो यूनिक हैं, वो मैचलेस हैं। और आप जानते हैं कि भारत की सबसे लोकप्रिय गायिका लता मंगेशकर जी हैं। इन्होंने लगभग 6 दशकों तक भारतीय सिनेमा के लिए फिल्म में गाने गाए हैं और टाइम पत्रिका ने इनको एक छत्र साम्राज्य भी स्वीकार किया है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इनको सन 2001 में भारत रत्न मिला था। भारत रत्न मिला था इनको। और इनको भारत की कोकिला, स्वर साम्राज्ञी भी कहा जाता है। इन्होंने कई पिक्चर में, कई चलचित्रों में अभिनय भी किया है। तो शुरू करते हैं। कुमार गंधर्व जी क्या लिख रहे हैं लता मंगेशकर जी के बारे में। मैंने मुख्य मुख्य पंक्तियों को बोल्ड कर दिया है। आप कठिन शब्दों का अर्थ भी लिख लें और जो मुख्य मुख्य पंक्तियां हैं उनको बिंदुवार लिख लें। क्या लिखते हैं देखिए। बरसों पहले की बात है, मैं बीमार था। उस बीमारी में एक दिन मैंने सहज ही रेडियो लगाया और अचानक एक अद्वितीय स्वर मेरे कानों में पड़ा। अद्वितीय स्वर, अनोखा स्वर, बड़ा आश्चर्यकारक स्वर। सुनते ही मैंने अनुभव किया कि यह स्वर कुछ विशेष है, स्पेशल है, रोज का नहीं है, अर्थात सिंपल नहीं है। यह स्वर सीधे मेरे कलेजे में जा भिड़ा, मेरे दिल में उतर गया। मैं तो हैरान हो गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यह स्वर किसका है। मैं तन्मयता से सुनता ही रहा। तन्मयता, तल्लीनता। गाना समाप्त होते ही गायिका का नाम घोषित किया गया, लता मंगेशकर। नाम सुनते ही मैं चकित हो गया। मन ही मन एक संगति पाने का अनुभव हुआ। संगति मतलब मैं इनसे कैसे मिलूं। सुप्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर की अजब गायकी एक दूसरा स्वरूप लिए उन्हीं की बेटी की कोमल आवाज में सुनने का अनुभव हुआ। इनके पिताजी का नाम क्या था? दीनानाथ मंगेशकर। तो कुमार गंधर्व जी ये कह रहे हैं कि ऐसा लगा कि दीनानाथ मंगेशकर जी का ही दूसरा स्वरूप है ये। मुझे लगता है बरसात के भी पहले के किसी चित्रपट का वह कोई गाना था। तब से लता निरंतर गाती चली आ रही हैं। चित्रपट मतलब मूवी, पिक्चर। और मैं भी उसका गाना सुनता आ रहा हूं। लता के पहले प्रसिद्ध गायिका नूरजहां का चित्रपट संगीत में अपना जमाना था। लता मंगेशकर ने जब पदार्पण किया तब नूरजहां का बड़ा बोलबाला था। परंतु उसी क्षेत्र में बाद में आई लता उससे कहीं आगे निकल गई। कला के क्षेत्र में ऐसे चमत्कार कभी कभी दिखाई पड़ते हैं। जैसे प्रसिद्ध सितारिये विलायत खां अपने सितार वादक पिता की तुलना में बहुत आगे चले गए। अब यहां पर आप इस पंक्ति को अलग से नोट कर सकते हैं। मेरा स्पष्ट मत है, ये लता मंगेशकर जी हैं, मेरा स्पष्ट मत है कि भारतीय गायिकाओं में लता के जोड़ की गायिका दूसरी है ही नहीं। लता के कारण चित्रपट संगीत को विलक्षण लोकप्रियता प्राप्त हुई। यही नहीं, लोगों का शास्त्रीय संगीत की ओर देखने का दृष्टिकोण भी बदला। तो ये जो है एक अब पॉइंट निकल के आया है कि लोगों का शास्त्रीय संगीत की ओर देखने का दृष्टिकोण बदला है। किसके कारण? लता मंगेशकर के कारण। तो आप इसको पहला पॉइंट बना लें। 8-10-12 पॉइंट निकलेंगे जिसमें हम लता मंगेशकर की खासियत को जानेंगे कुमार गंधर्व जी के शब्दों में। छोटी बात कहूंगा, पहले भी घर घर छोटे बच्चे गाया करते थे।
पर उस गाने में और आजकल घरों में सुनाई देने वाले बच्चों के गानों में बड़ा अंतर हो गया है। आजकल के नन्हे मुन्ने भी स्वर में गुनगुनाते हैं। क्या लता इस जादू का कारण नहीं है? तो दूसरा जो हो गया वो ये है कि आजकल घरों में बच्चे गाने गाते हैं क्योंकि लता जी की आवाज बच्चों तक पहुंची है। कोकिला का स्वर निरंतर कानों में पड़ने लगे तो कोई भी सुनने वाला उसका अनुकरण करने का प्रयत्न करेगा। कोकिला, कोयल, अनुकरण, अनुसरण, फॉलो करना, यह स्वाभाविक ही है कि कोयल गाती है तो लोग उसका अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लता मंगेशकर जी गाती हैं तो लोग कोशिश करते हैं वैसा गाएं। चित्रपट संगीत के कारण सुंदर स्वर मालिकाएं लोगों के कानों पर पड़ रही हैं। मालिकाएं क्या है? स्वरों का एक क्रमबद्ध समूह। संगीत के विविध प्रकारों से उनका परिचय हो रहा है। यह आपका तीसरा पॉइंट। लोग अब संगीत के प्रकारों से परिचित हो रहे हैं, उनका स्वर ज्ञान बढ़ रहा है। सुरीलापन क्या है इनकी समझ भी उन्हें होती जा रही है। तरह तरह की लय के भी प्रकार उन्हें सुनाई पड़ने लगे हैं और आकार युक्त लय के साथ उनकी जान पहचान हो रही है। साधारण प्रकार के लोगों को भी उनकी सूक्ष्मता समझ में आ रही है। सूक्ष्मता, गहराई, इन सब का श्रेय लता को ही है। इस प्रकार उसने नई पीढ़ी के संगीत को संस्कारित किया है और सामान्य मनुष्य में संगीत विषयक अभिरुचि पैदा करने में बड़ा हाथ बटाया है। संगीत की लोकप्रियता, उसका प्रसार और अभिरुचि के विकास का श्रेय लता को ही देना पड़ेगा। तो ये जो है आपने, और आप इस पॉइंट को लिखेंगे कि सामान्य लोगों में संगीत के प्रति अभिरुचि पैदा हो रही है लता जी की कहानी। सामान्य श्रोता को अगर आज लता की ध्वनि मुद्रिका मतलब सीडी और शास्त्रीय गायकी की ध्वनि का मुद्रिका सुनाई जाए तो वे लता की ध्वनि मुद्रिका ही पसंद करेगा। अर्थात आदमी से कहा जाए कि तुम्हें ये हम क्लासिकल सीडी दे रहे हैं और एक लता जी की दे रहे हैं, तो आप कौन सी लोगे? तो निस्संदेह लोग लता जी की सीडी लेंगे। गाना कौन से राग में गाया गया और ताल कौन सा था, यह शास्त्रीय ब्यौरा इस आदमी को सहसा मालूम नहीं रहता। उसे इससे कोई मतलब नहीं कि राग मालकोस था या ताल त्रिताल थी। उसे तो चाहिए वह मिठास जो उसे मस्त कर दे, जिसका वह अनुभव कर सके। और यह स्वाभाविक ही है, क्योंकि जिस प्रकार मनुष्यता हो तो वह मनुष्य है, ऐसे ही गानपन हो तो वह संगीत है। और लता का कोई भी गाना लीजिए उसमें आपको 100% गानपन मिलेगा। अब इसको आप करेंगे कि लता जी का गानपन उनकी विशेषता है। गानपन का मतलब क्या है? गीत में मिठास, आनंद, रसिकता। लता की लोकप्रियता का मुख्य मर्म यह है, गानपन ही है। मर्म मतलब भेद। लता के गाने की एक और विशेषता है उनके स्वरों की निर्मलता। उसके पहले की पार्श्व गायिका नूरजहां, पार्श्व गायिका सिंगर, बैक सिंगर, एक अच्छी गायिका थी, इसमें संदेह नहीं। तथापि उनके गान में मादक उत्तान दिखता था। मादक, नशीला, मदहोश करने वाला, उत्तान मतलब ऊंचाई। लता के स्वरों में कोमलता और मुग्धता है, सॉफ्टनेस है। ऐसा दिखता है कि लता का जीवन की ओर देखने का जो दृष्टिकोण है वही उसके गायन की निर्मलता में झलक रहा है। ये भी आप इसको करेंगे, लता के स्वरों में कोमलता है और मुक्ता है। ऐसा लगता है कि वो जो सोचती है वही उनके शब्दों में आ रहा है। हाँ, संगीत दिग्दर्शकों ने उसके स्वर की इस निर्मलता का जितना उपयोग कर लेना चाहिए था उतना नहीं किया। संगीत दिग्दर्शक, म्यूजिक डायरेक्टर, मैं स्वयं संगीत दिग्दर्शक होता तो लता को बहुत जटिल काम देता, ऐसा कहे बिना रहा नहीं जाता। लता के गाने की एक और विशेषता है नाद में उच्चार। ये पढ़ेंगे क्या है। उसके गीत के किन्हीं दो शब्दों का अंतर स्वरों के आलाप द्वारा बड़ी सुंदर रीति से भरा रहता है और ऐसा प्रतीत होता है कि वे दोनों शब्द विलीन होते हुए एक दूसरे में मिल जाते हैं। यह बात पैदा करना बड़ा कठिन है, परंतु लता के साथ यह बात अत्यंत सहज और स्वाभाविक होती है।
ऐसा माना जाता है कि लता के गाने में करुण रस विशेष प्रभावशाली रीति से व्यक्त होता है, पर मुझे खुद यह बात नहीं पड़ती, मतलब नहीं जचती। मतलब लोग ये कहते हैं कि वो सैड सॉन्ग बड़ा अच्छा गाती हैं, पर लेखक ये कह रहे हैं मैं ऐसा नहीं मानता। मेरा अपना मत है कि लता ने करुण रस के साथ उतना न्याय नहीं किया है। बजाय इसके मुग्ध श्रृंगार की अभिव्यक्ति करने वाले मध्य या द्रुत लय के गाने लता ने बड़ी उत्कटता से गाए हैं, ऊंचाई, उत्कृष्टता। मेरी दृष्टि से उसके गायन में एक और कमी है, तथापि यह कहना कठिन होगा कि इसमें लता का दोष कितना है और संगीत दिग्दर्शकों का दोष कितना। लता का गाना सामान्यतः ऊंची पट्टी में रहता है। गाने में संगीत दिग्दर्शक उसे अधिकाधिक ऊंची पट्टी में गवाते हैं और उसे अकारण ही चिलवाते हैं। कुमार गंधर्व जी कह रहे हैं कि उनको ऐसे गाने ज़्यादा दिए गए जिसमें उन्हें चिल्लाना पड़ा, जबकि उन्हें ऐसे गाने नहीं देने चाहिए थे, ऐसा उनका मानना है। और दूसरा उनका मानना है कि वो सैड सॉन्ग इतना अच्छा नहीं गाते जितने श्रृंगार के। एक प्रश्न उपस्थित किया जाता है कि शास्त्रीय संगीत में लता का स्थान कौन सा है, अर्थात क्लासिकल में उनको कहाँ रखोगे। तो मेरे मत से यह प्रश्न खुद ही प्रयोजनहीन है, मीनिंगलेस है। उसका कारण यह है कि शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में तुलना हो ही नहीं सकती। जहां गंभीरता शास्त्रीय संगीत का स्थायी भाव है, वहीं जलद लय और चपलता चित्रपट संगीत का मुख्य गुणधर्म है। वो कहते दोनों बिल्कुल अलग हैं। शास्त्रीय संगीत गंभीर है और चित्रपट संगीत चपल है। चित्रपट संगीत का ताल प्राथमिक अवस्था का ताल होता है, जबकि शास्त्रीय संगीत में ताल अपने परिष्कृत रूप में होता है। चित्रपट संगीत में आधे तालों का उपयोग किया जाता है। उसके लय कार्य बिल्कुल अलग होती है, आसान होती है। यहाँ गीत और आघात को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। सुलभता और लोच को अग्रस्थान दिया था। लोच मतलब लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी। तथापि चित्रपट संगीत गाने वाले को शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी होना आवश्यक है, और वह लता के पास निस्संशय है, मतलब डाउटलेस है, निस्संदेह है। वो ये कहते हैं कि शास्त्रीय संगीत की उनको जानकारी है, और लेकिन शास्त्रीय संगीत और पिक्चर वाले संगीत दोनों अलग चीज़ें हैं, दोनों का अलग रूप है। देखिए कितना बढ़िया समझा रहे हैं। 3-3.5 मिनट के गाए हुए चित्रपट के किसी गाने का और एकाध खानदानी शास्त्रीय गायक की 3-3.5 घंटे की महफिल, इन दोनों का कलात्मक और आनंदात्मक मूल्य एक ही है, ऐसा मैं मानता हूं। वो ये कहते हैं शास्त्रीय संगीत अगर 3-3.5 घंटे का है, उसमें जो आनंद आएगा, कहते वही आनंद चित्रपट अर्थात पिक्चर के 3-3.5 मिनट के गाने में आ जाता है। किसी उत्तम लेखक का कोई विस्तृत लेख जीवन के रहस्य का विशद रूप में वर्णन करता है, तो वही रहस्य छोटे से सुभाषित का या नन्ही सी कहावत में सुंदरता और परिपूर्णता से प्रकट हुआ भी दृष्टिगोचर होता है। दूसरा उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे कोई बहुत बड़ा लेख हो और एक कोई बहुत अच्छा सुविचार 2-3 पंक्तियों का हो, तो आदमी किसको पसंद करेगा? सुविचार को। कहते ऐसा ही है लता जी का गाना। उसी प्रकार 3 घंटों की रंगदार महफिल का सारा रस लता की 3 मिनट की ध्वनि मुद्रिका में आस्वादित किया जा सकता है। आस्वादित किया जा सकता है मतलब उसको महसूस किया जा सकता है। उसका एक एक गाना एक संपूर्ण कलाकृति होता है। तो आप इस पॉइंट को भी लिखेंगे कि लता जी का 3 मिनट की ध्वनि मुद्रिका में 3 घंटे की महफिल का रंग आया था। स्वर, लय, शब्दार्थ का वहां त्रिवेणी संगम होता है। उनके गीतों में स्वर भी होता है, लय भी होती है, अर्थ भी होते हैं, और महफिल की बेहोशी उसमें समाई रहती है। वैसे देखा जाए तो शास्त्रीय संगीत क्या और चित्रपट संगीत क्या, अंत में रसिक को आनंद देने की सामर्थ्य किस गाने में कितना है, इस पर उसका महत्व ठहराना चाहिए। मैं तो कहूँगा कि शास्त्रीय संगीत भी रंजक न हो, रंजक मतलब मनोरंजक, रंजक मतलब हृदय को खुशी देने वाला, तो बिल्कुल ही नीरस है। अर्थात शास्त्रीय संगीत में मतलब ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो जिससे हम अभिभूत हो जाएं, अनाकर्षक प्रतीत होगा और उसमें कुछ कमी से प्रतीत होगी। अगर ये रंजकता नहीं होगी तो गाने में जो गानपन प्राप्त होता है वह केवल शास्त्रीय बैठक के पक्केपन की वजह से, ताल सुर के
निर्दोष गान के कारण नहीं। गाने की सारी मिठास, सारी ताकत उसकी रंजकता पर मुख्यतः अवलंबित रहती है, टिकी रहती है। और रंजकता का मर्म, रहस्य, रंजकता भावविवरण रसिक वर्ग के समक्ष कैसे प्रस्तुत की जाए, किस रीति से उसकी बैठक बिठाई जाए और श्रोताओं में कैसे सुसंवाद साधा जाए, इसमें समाविष्ट है। किसी मनुष्य का अस्थिपंजर और एक प्रतिभाशाली कलाकार द्वारा उसी मनुष्य का तैलचित्र, इन दोनों में जो अंतर है वही गायन के शास्त्रीय ज्ञान और उसके स्वरों द्वारा की गई सुसंगत अभिव्यक्ति में है। कहते हैं कि जो ये कहना चाह रहे हैं, जो शास्त्रीय संगीत है वो अस्थि पंजर की तरह से बेकार है जब तक कि उसमें एक अच्छा कलाकार जैसे तेलों के चित्रों से एक सजीव चित्र बनाया जाता है, वैसे ही वो स्वरों द्वारा एक अच्छी संगति नहीं बिठा दें। संगीत के क्षेत्र में लता का स्थान अव्वल दर्जे के खानदानी गायक के समान ही मानना पड़ेगा। क्या लता 3 घंटों की महफिल जमा सकती हैं? ऐसा संशय भी करने वालों से मुझे भी एक प्रश्न पूछना है। कहते कई लोग प्रश्न करते हैं कि लता इतनी अच्छी गायिका नहीं है क्योंकि वो 3 घंटे गाना नहीं गा सकती। तो कहते मैं उनसे प्रश्न पूछता हूँ, क्या कोई पहली श्रेणी का गायक 3 मिनट की अवधि में चित्रपट का कोई गाना उसकी इतनी कुशलता और रसोत्कटता से गा सकेगा? कहते आप ये मत देखिए कि वो 3 घंटे गा सकते हैं या नहीं, मैं ये कहता हूं कि जो 3 घंटे गाते हैं क्या वो ऐसा 3 मिनट में गा सकते हैं? यही नहीं, उस प्रश्न का उत्तर उन्हें देना पड़ेगा। खानदानी गवैयों का ऐसा भी दावा है कि चित्रपट संगीत के कारण लोगों की अभिरुचि बढ़ गई है, बिगड़ गई है। अर्थात लोगों ने शास्त्रीय संगीत छोड़ दिया, अभिरुचि मतलब इंटरेस्ट। चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए हैं, ऐसा आरोप लगाया जाता है। पर मैं समझता हूं कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान खराब नहीं किए हैं, उल्टे सुधार दिए हैं। ये विचार पहले ही व्यक्त किए गए हैं, अब मैं उनकी पुनरुक्ति नहीं करूंगा, उनको रिपीट नहीं करूंगा। सच बात तो यह है कि हमारे शास्त्रीय गायक बड़ी आत्मसंतुष्ट वृत्ति के हैं। वृत्ति मतलब व्यवहार। संगीत के क्षेत्र में उन्होंने अपनी हुकुमशाही स्थापित कर रखी है। हुकुमशाही, राजेशाही। शास्त्र शुद्धता के कर्मकांड को उन्होंने आवश्यकता से अधिक महत्व दे रखा है। मगर चित्रपट संगीत द्वारा लोगों की अभिजात्य संगीत से जान पहचान होने लगी है। वही कह रहे हैं चित्रपट संगीत के कारण लोग अब वो शास्त्रीय संगीत को जानने लगे। आप देखिए कितने अब डांस वाले, म्यूजिक वाले कार्यक्रम टीवी पर आने लग गए। ये सब किसकी वजह से? कहीं ना कहीं चलचित्र की वजह से। उनकी चिकित्सक और चौकस वृत्तियां बढ़ती जा रही हैं। केवल शास्त्र शुद्ध और नीरस गाना उन्हें नहीं चाहिए, उन्हें तो सुरीला और भावपूर्ण गाना चाहिए। और यह क्रांति चित्रपट संगीत से ही आई है। चित्रपट संगीत समाज की संगीत विषयक अभिरुचि में प्रभावशाली मोड़ लाया है। इसको भी आप नोट करेंगे कि चित्रपट संगीत से लोगों में म्यूजिक के प्रति इंटरेस्ट पैदा हुआ है। उस संगीत की मान्यताएं, मर्यादाएं, झंझटें सब कुछ निराली हैं। चित्रपट संगीत का तंत्र ही अलग है। तंत्र मतलब सिस्टम। यहां नवनिर्मिति की बहुत गुंजाइश है। नवनिर्मिति, न्यू क्रिएटिविटी। जैसे शास्त्रीय रागदारी का चित्रपट संगीत दिग्दर्शकों ने उपयोग किया, उसी प्रकार राजस्थानी, पंजाबी, बंगाली प्रदेश के लोकगीतों के भंडार को भी उन्होंने खूब लूटा है। कि इन्होंने चित्रपट वालों ने, अर्थात चित्रपट में जो गीत लिए जाते हैं वो सब जगह के लिए जाते हैं। यह हमारे ध्यान में रहना चाहिए। धूप का कौतुक करने वाली पंजाबी लोकगीत, रूक्ष और निर्जल राजस्थान में पर्जन्य की याद दिलाने वाली गीत, पर्जन्य मतलब बादल, रूक्ष रूखे, निर्जल बिना पानी के, पहाड़ियों की घाटियों, खोरों में प्रतिध्वनित होने वाले पहाड़ी गीत। खोर मतलब कोई अंधेरे वाली जगह, या जो है खोर हम कह सकते हैं गली कूचे। ऋतु चक्र समझाने वाले और खेती की विविध कामों का हिसाब लेने वाले कृषि गीत, और ब्रजभूमि में समाविष्ट सहज मधुर गीतों का अतिशय मार्मिक और रसानुकूल उपयोग चित्रपट क्षेत्र के प्रभावी संगीत दिग्दर्शकों ने किया है और आगे भी करते रहेंगे। वे कहते हैं
जो चित्रपट संगीत है वो क्षेत्र बड़ा व्यापक है, वो सब जगह से कुछ न कुछ लेता है, सीखता है। थोड़े में कहूं तो संगीत का क्षेत्र ही विस्तीर्ण है, व्यापक है। वहां अब तक अलक्षित, असंशोधित और अदृष्टिपूर्व ऐसा खूब बड़ा प्रांत है, तथापि बड़े जोश से इसकी खोज और उपयोग चित्रपट के लोग करते नजर आ रहे हैं। कहते जो म्यूजिक का फील्ड है बहुत बड़ा है, अलक्षित मतलब अदृश्य है, वो असंशोधित बहुत ऐसा है जिसको संशोधित किया जाना है, अदृष्टिपूर्व ऐसा जो अभी नजरों में है ही नहीं। फलस्वरूप चित्रपट संगीत दिनों दिन अधिक अधिक विकसित होता जा रहा है। ऐसे इस चित्रपट संगीत क्षेत्र की लता अनभिषिक्त साम्राज्य हैं। कहते हैं अनभिषिक्त मतलब कहते हैं बिना राज तिलक के साम्राज्य हैं, अर्थात उन्होंने किसी ने उनको महल में बिठा के मुकुट नहीं पहनाया कि वो रानी हैं संगीत की, पर कहते वो सबके दिलों में हैं। और भी कई पार्श्व गायिका हैं, प्लेबैक सिंगर, पर लता की लोकप्रियता इन सभी से कहीं अधिक है। उसकी लोकप्रियता के शिखर का स्थान अचल है, अचल मतलब स्थिर है, परमानेंट है। बीते अनेक वर्षों से वह गाती आ रही हैं और फिर भी उसकी लोकप्रियता अबाधित है, मतलब चली आ रही है। लगभग आधी शताब्दी तक जन मन पर सतत प्रभुत्व रखना आसान नहीं है। ज़्यादा क्या कहूँ, एक राग भी हमेशा टिका नहीं रहता। भारत के कोने कोने में लता का गाना पहुँचे, यही नहीं परदेश में भी उसका गाना सुनकर लोग पागल उठें, यह क्या चमत्कार नहीं है? और यह चमत्कार हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं। ऐसा कलाकार शताब्दियों में शायद एक ही पैदा होता है। ऐसा कलाकार आज हम सभी के बीच में है, उसे अपनी आंखों के सामने घूमता फिरता देख पा रहे हैं। कितना बड़ा सौभाग्य है हमारा। तो कुमार गंधर्व जी ने यहाँ पर लता मंगेशकर जी के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।